Hello everyone, good morning and very warm welcome to all of you. आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सारनी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ जो होने वाला है सभी के लिए, 10th से लेके 12th एंड एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। स्पेशली ये फाउंडेशन बैच है हमारा। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बायोलॉजी का प्लांट रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो आप देखना, प्लांट रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें यानी कि हम एंजियोस्पर्म यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? तो फादर्स ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए प्लांट को भी अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करनी होती है, इसीलिए वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप के होते हैं। मेजरली हम रिप्रोडक्शन टू टाइप के पढ़ते हैं। प्लांट्स रिप्रोडक्शन, मेनली मेजरली रिप्रोडक्शन हम टू टाइप से पढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा एसेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वाले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली एक ही पेरेंट होता है। गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें। एग्जाम्पल में मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल लेते हैं हम पोटैटो का ट्यूबर से न्यू प्लांट बनाना। अगर पोटैटो का ट्यूबर उसी से अगर हम न्यू प्लांट बनाएं, वो भी सिंगल पेरेंट है, उसमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। वैसे ही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल गैमिट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इसमें दो गैमिट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें जाइगोट बनता है, गैमिट का फ्यूजन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में सीड फॉर्मेशन के बेसिस पे ये होता है। अभी रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल फेज पढ़ रहे हैं। जैसे हमें पता है कि प्लांट के दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल हमारा फेज यहाँ पर चल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, अगर प्लांट्स है तो वो सेम इंडिविजुअल, एसेक्सुअल में इंडिविजुअल विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन के, विदाउट गैमिट्स के, ये क्या करेगा, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ हार्मोन कंट्रोल द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, सभी में क्या करते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमंस है, पहले क्या करेंगे, बच्चे होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, यंग स्टेज होती है। ठीक है, यंग स्टेज, उसके बाद में मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, उसके बाद में एडल्ट स्टेज पर आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में होता है। पहले क्या करता है, पहले लीफ या फिर ब्रांच में डिवाइड होगा। पहले
लीफ एंड ब्रांच में डिवाइड होगा। फिर मैच्योरिटी में आएगा, मैच्योरिटी में यानी कि जुवेनाइल स्टेज आती है इसकी, जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है कि प्लांट्स क्या मैच्योरिटी पे आ जाता है। मैच्योरिटी यानी कि फ्लावर आने लगते हैं। जब फ्लावर आने लगे यानी रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी है। उसके बाद में एक एजिंग आने लगती है, यानी कि जैसे एडल्ट पे बुढ़ापा आ जाता है वैसे ही एक एजिंग हो जाती है। तो सेम प्रोफेसर पी माहेश्वरी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्रोफेसर पी माहेश्वरी को इंडियन पादप भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी एक फेमस पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म इन्होंने लिखी थी। Asexual reproduction, एक सिंगल पेरेंट प्रोसेस द प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल विदाउट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एक सिंगल पेरेंट सेल होती है विदाउट फ्यूजन, विदाउट गैमेट्स। ये क्या करेगी, एक न्यू डॉटर सेल अपनी जैसी ही उत्पन्न करेगी, अपनी जैसी संतान ये क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। जिसे हमने एग्जाम्पल पे यहाँ पोटैटो लिया था, इसमें आइज होते हैं। आइज क्या करते हैं, वो अपना बडिंग स्टेज में आता है, बडिंग फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद एक न्यू सूट प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो एक रेडी हो जाता है एक न्यू प्लांट, यानी अपनी संतान बनाने के लिए सेम अपनी ही जैसी, जो आइडेंटिकली एंड जेनेटिकली सेम हो। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ का, ठीक है, यीस्ट डेवलपिंग बड, पहले क्या है, एक इसकी बड हमने यहाँ पर ये यीस्ट हो गई, एक सेल थी। ठीक है, ये न्यू डेवलपिंग सेल इसकी आई, डेवलपिंग स्टेज आई। ठीक है, एक सेल। उसके बाद में ये न्यू इंडिविजुअल सेल प्रिपेयर करेगी। यही सेल फिर दूसरी सेल, यानी कि एक सेल से बहुत सारी सेल, यानी कि एक सेल होगी, एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, दूसरी से तीसरी, ऐसी करके ये फॉर्मेशन करती चली जाएगी। एक सेल से दो सेल, दो से तीन, तीन से चार, यानी सेम जैसे ही पेरेंट सेल थी वैसी डॉटर थी, डॉटर फिर पेरेंट सेल बनी, फिर डॉटर सेल, यानी सेम ही सेल वो बनाती चली जाएगी। और यही प्लांट सेम अपनी जैसे ही प्लांट फॉर्मेशन करेगा, अपनी जैसी संतान की फॉर्मेशन करेगा। यही स्टेज हमारी कहलाती है क्लोन। ठीक है, या लेकिन ये कब करेगा, जब इसको अपना फेवरेबल कंडीशन में होगा। ये इसको इन्वायरमेंट, सुइटेबल इन्वायरमेंट होगा, ये फिर तभी ये रिप्रोडक्शन करेगी, यानी कि अपना आइडेंटिकली एंड जेनेटिकली सेम जनरेशन पैदा करेगी। ठीक है, इट प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकली ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड क्लोन। यही स्टेज क्या करती है, जो आनुवंशिक रूप से समान संतति यानी कि डॉटर्स उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, इट फास्ट, एनर्जी एफिशिएंट एंड बेस्ट सुइटेबल टू स्टेबल फेवरेबल कंडीशन। ये अनुकूल वातावरण के लिए सर्वोत्तम होती है। इनके लिए इनका फेवरेबल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो हेल्दी प्लांट्स या फिर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बाई स्पोर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये स्पोर्स बहुत छोटी छोटी सिंगल सेल होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं, जो जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल प्लांट बनाती हैं। जू स्पोर आर फ्लैजलेट मोटाइल स्पोर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल है। ये पेरेंट सेल है, ये ग्रीन एल्गी है जो एक्वेटिक एंड मोटाइल, यानी कि फ्लोटिंग करती है, स्विमिंग करती है। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाला जीव है, यानी एल्गी है, प्लांट्स है। ठीक है, तो चल भी जाओ, यानी जू स्पोर कसाबी का युक्त बाई फ्लैजलेट हुई, इनके ऊपर दो फ्लैजले होते हैं जिनकी सहायता से ये इधर उधर फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, गतिशील यानी कि मोटाइल, चलानुमान होते हैं। बीजाणु है यानी कि स्पोर्स हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। Conidia are non-motile spores formed by constriction at hyphal tip and penicillium. Conidia के नॉन मोटाइल है, ये इधर उधर नहीं चल सकती, ये हाइफा के ऊपर टिप पर लगी हुई होती है। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम। देखो ये हमारा जू स्पोर। ठीक है,
बाई इसके ये फ्लैजिला हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, इनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी सहायता से ये इधर उधर घूमते हैं पानी में। एंड ये दो हैं, 1 एंड 2, ये हमारा आई स्पॉट, न्यूक्लियस क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। ये माइटोसिस डिवीजन से क्या करेगा, एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि 1 बनाएगा, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, यानी ऐसे करके ये माइटोसिस बहुत सारी सेल्स बना देगा इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर, यानी कि इसके अंदर एक सेल, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें बना देगा। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, अब ये सेल थोड़ा डेवलप हो जाएंगे, यानी कि पूरी बॉडी में अगर ये बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी तो क्या करेंगे, ये थोड़ी डेवलप होंगी। डेवलप होने के बाद में इनके चारों तरफ, यानी सभी के सभी ये यूनिसेलुलर, सब यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म डिवाइड, यानी कि अब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। जितनी भी ये सेल बनी हुई है, ग्रो होने के बाद में इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आने लगेगा, उसके बाद ये ग्रो होगी और फॉर्मेशन होगा, यानी डेवलप होंगी। डेवलप होने के बाद में ये प्रत्येक अपना एक एक क्लेमाइडोमोनास के फॉर्म में आ जाएंगी। जब ये इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी डेवलप हो जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे, इसकी बॉडी को यहाँ से रैप्चर, यानी कि इस वॉल को यहाँ से तोड़ करके बाहर आ जाएंगी, सब बाहर आ जाएंगी। सेम फिर ये क्या करेंगी, कुछ दिन बाद ये सेटल इन्वायरमेंट में, यानी कि जब ये डेवलप हो जाएंगी कुछ समय बाद, फिर ये भी क्या करेंगी, अपने सेटल इन्वायरमेंट में जाएंगी अपने फ्लैजिला के द्वारा, और वहाँ पर फिर ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। जब ये एक एक सेल क्या कर लेती है, पेरेंट्स का रूप ले लेती है, लेकिन ये लेंगी कब, तब ये अपने इन फेवरेबल कंडीशन में होगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाती है तो ये फिर एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज होने लगता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराती हैं। ये क्लेमाइडोमोनास एसेक्सुअल की जगह अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाए, यानी कि इनके चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इनके लिए क्या ज़रूरत है, इनके लिए सनलाइट, CO2 प्लस सनलाइट प्लस वाटर, ठीक है, ये इनके लिए उचित मात्रा में होनी चाहिए, तभी ये इनका क्या है, फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तभी ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर ये अनफेवरेबल में आ गया तब ये एसेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही कॉनिडिया देखो, ये एक बहुत, यानी कि हाइफी होते हैं, जो जालनुमा आकृति है, ये हाइफी है। अब क्या है, ये बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद में एक विशाल हाइफी यहाँ पर, ठीक है, एक विशाल हाइफी यहाँ पर आकर के ये क्या है, कॉनिडियोफोर कहलाएगा, ठीक है। पेनिसिलियम का शरीर बहुत सारी हाइफी से मिलकर के बना होता है। ये एग्जाम्पल है पेनिसिलियम का, जो बहुत सारी हाइफी से मिलकर के बना होता है। हाइफी का जाल, जो ये हाइफी का जाल, यानी ये वाला हाइफी का जाल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइसीलियम। माइसीलियम कहलाता है। माइसीलियम एक विशेष हाइफी की यानी कि ऊपर की ओर बढ़ती है। ये हाइफी, ये
ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं यानी बहुत बड़ी हाइफी होती है, इस सभी में ये काफ़ी बड़ी हाइफी होती हैं, तो फिर ये कहलाती हैं यहाँ पर कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर। अब कॉनिडियोफोर से ऊपरी भाग में बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं। ये ब्रांचेस हैं, ये यहाँ पर ब्रांचेस बनती हैं ऐसे करके, ये ब्रांचेस बनती हैं। जब ये ब्रांचेस बनती हैं कॉनिडियोफोर के ऊपर, तो इसे बोलते हैं फाइएलिड्स, यानी कि फाइएलिड्स के सिरों पे बहुत छोटी छोटी गोलाकार कॉनिडिया होती हैं। ये कॉनिडिया फाइलिड्स के ऊपर है, यहाँ पर ये ऐसी होती है। अगर दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो ये ऐसे करके होती है। कॉनिडियोफोर है, फाइलिड्स, एंड देन ये क्या करती हैं अपना, इसके ऊपर कॉनिडिया लगी होती हैं, बहुत छोटी छोटी, यानी इतने बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे स्पोर होते हैं। ये इतने हल्के होते हैं, जैसे ही एयर आती है तो ये क्या करते हैं, हवा जैसे ही आती है तो वो उसके द्वारा उड़ करके दूसरी जगह गिर जाते हैं। वहाँ से ये फिर दोबारा से अपने हाइफी का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, बाय जूस्पोर। ठीक है, नेचुरल प्रोपगेशन, जिसे हमारा अदरक है, ठीक है, जिंजर, उसके नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, एक्सिलरी बड्स के द्वारा एडवांटेशियस रूट निकलती है वहाँ से, और फिर वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, ए राइजोम इज अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद नोड्स एंड इंटरनोड्स, एग्जाम्पल जिंजर, लोटस, बैम्बूज। इन गांठों वाला क्षैतिज भूमिगत तना, यानी ये एक स्टेम है जो जमीन के नीचे उगता है, जैसे अदरक, कमल एंड बांस। Each nodes bear adventitious root and aerial shoot that grow into new plants. प्रत्येक जितनी भी नोड्स एंड ये स्टेम है, ये सारे क्या करते हैं, ये एडवांटेशियस रूट बियर किए हुए होते हैं, यानी कि इन पे एडवांटेशियस रूट निकली हुई होती हैं या फिर निकल जाती हैं। जब ये एक्सिलर, ये इसका नोड्स हो गए, नोड एंड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, यहाँ से ये क्या करते हैं, एडवांटेशियस रूट निकालते हैं। बहुत छोटी छोटी जड़ें, देखो यहाँ पर ये दिख रही है, ये छोटी छोटी जड़ें हैं, ये निकलने लगते हैं, फिर वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने लगते हैं, वहीं से न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगता है। ठीक है, नेचुरल प्रोपगेशन कैसे होता है, ट्यूबर इज सोइलन अंडरग्राउंड स्टेम। आलू जो पोटैटो है वो ऑल्सो क्या है, एक खाने वाला पार्ट है, जिसे हम स्टेम बोलते हैं, जो हमारा ज़मीन के अंदर उगता है। ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरसम। कंद भोजन से भरा फूला हुआ भूमिगत सिरा है। द आइज ऑफ अ पोटैटो आर एक्सिलरी बड दैट स्प्राउट इनटू अ न्यू प्लांट। पोटैटो के ऊपर आइज होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, इन्हीं में एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट होता है, वही फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ बल्ब सेम ऐसे ही हमारा होता है अनियन में। अनियन में क्या होता है, एक्सिलरी बड होती है, ये एपेक्स से बाद थोड़ा एक्सिलरी बड्स, यहीं से क्या करता है, प्लांट्स हमारा ग्रो करने लगता है। ये इसका एडवांटेशियस रूट, यानी राइजोम लाइक एडवांटेशियस रूट्स, एडवांटेशियस बड ऑन द बल्ब, बल्ब के ऊपर एडवांटेशियस बड्स होती हैं, गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जो हमारी कलिकाएं क्या करती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, नेचुरल प्रोपगेशन इज कॉम, यानी कि अरबी भी एक ऐसा है सॉलिड हमारा स्टेम है जो ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, विथ पेपरी लीव। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, घनत कागज जैसी लीव्स होती हैं। ठीक है, क्लोकेशिया ग्लैडियोलस क्रोकस, जो भूमिगत तना कहलाता है हमारा। एक्सिलरी बड ऑन द कॉम डेवलप इनटू अ न्यू फॉर्म, न्यू कॉम। एक्सिलरी
अरबी के चारों तरफ आपने देखा होगा, वो भी ऐसा होता है, अगर उसको हम थोड़ा सा काफ़ी टाइम के लिए रख दें नमी वाली जगह पर, जहाँ पर थोड़ा ह्यूमिडिटी भी हो, थोड़ी नमी भी हो, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उगने लगती हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं, एक्सिलरी बड द्वारा उगने लगती है। बाहर की साइड में जो निकली हुई उभरी हुई सी नोक होती है, उनको हम एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कटिंग कृत्रिम। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है, कोई भी रोज हो गया आपका, सुगर कैन यानी गन्ना हो गया, और हिबिस्कस गुड़हल हो गया, उसका हम प्लांट का एक बीच का पार्ट लेंगे। अगर उसकी ब्रांच है ये, तो इसका इतना इतना पार्ट हम लेंगे और उसको नोड और इंटर नोड के बीच का पार्ट लेंगे और उसको कट करेंगे, जिसे हम कलम बोलते हैं। उसको हम कट करने के बाद में मिट्टी में लगा देंगे दूसरी जगह, तो वहाँ से वो कुछ टाइम बाद देखेंगे हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है। देखो, ये नोड, ये इसकी इंटरनोड, अगर गन्ना ऐसे बनता है, देखो गन्ना ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ आपने देखा होगा वो ऐसे करके होते हैं, ये होते हैं हमारी इंटरनोड, ये नोड और ये इंटरनोड। तो गन्ने का हम बीच का पार्ट लेते हैं, नोड एंड इंटर नोड का, ये कट करके अगर हम दूसरी जगह लगाते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तो वहाँ से न्यू प्लांट्स निकलने लगता है। वैसे ही हमारा सेम रोज़ के साथ में भी यही होता है, हिबिस्कस यानी गुड़हल के साथ भी यही होता है। हम दूसरी जगह इस प्लांट को लगा सकते हैं ऐसे ही कट करके, ये होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन लेयरिंग, इसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है, स्टेम यानी ब्रांच, किसी प्लांट की ब्रांच, वो अगर यहाँ पर इसकी जड़ है, जड़ के ऊपर के प्लांट का स्टेम, ये जड़ है। ठीक है, ये मिट्टी है, यहाँ से ये प्लांट है। हाँ? अब क्या करें, इस स्टेम को हम जमीन में यहाँ पर रेत की मदद से दबा दें, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद हम देखेंगे यहाँ से भी जड़ें निकलनी स्टार्ट हो गई। चाहो तो आप फिर इसको और इसको कट करके इसे दूसरी जगह भी ग्राफ्ट कर, दूसरी जगह भी लगा सकते हो, और चाहो तो यहीं से फिर क्या होने लगती है, दूसरी लेकिन अटैच होता पेरेंट से। ये पेरेंट वाला प्लांट, ये हमारा पेरेंट प्लांट हो गया। इसी का स्टेम हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे लेयरिंग करके दबा दिया है यहाँ पर, यहाँ भी न्यू प्लांट हमारा फॉर्मेशन हो गया। ए स्टेम इज बेंट, A stem is bent to the ground or grilled and rooted while still attached to the parent plant. तने को जमीन की ओर मोड़कर छल्ला उतारकर जनक पौधे से जुड़े रहते हुए जड़ बनाई जाती है। इसी को हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैस्मिन, सिंपल लेयरिंग एंड लीव्स। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग कैसे होती है, देखो कोई भी साइन है, यानी कि डिजायरल वैरायटी का प्लांट है जो बहुत अच्छा फ्रूट देता है, और एक प्लांट ऐसा है जिसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है, हेल्दी प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ्ट करेंगे। यानी कि जो फ्रूट वाला अच्छी वैरायटी वाला प्लांट है उसको हम ऊपर के हिस्से से कट करेंगे स्टेम से, और दूसरी जड़ वाले पौधे में लगा देंगे। अगर कोई पौधा है, ठीक है, इस किसी की जड़ काफ़ी मजबूत है, एक पौधा है उसकी जड़ काफ़ी मजबूत है, और एक पौधा ऐसा है जो वैरायटी बहुत अच्छी है उसकी, यानी कि वो फ्रूट वगैरह काफ़ी अच्छे देता है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी ग्राफ्टिंग करेंगे। यानी कि इस पौधे को यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद में यहाँ से एक दूसरे से जोड़ देंगे। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ देंगे, यही कहलाता है ग्राफ्टिंग। वंचित किस्म के, यानी कि डिजायरल वैरायटी
किस्म के यानी साइन प्लांट को सदृढ़ जड़ प्रणाली स्टॉक से जोड़ा जाता है, दूसरे प्लांट के जड़ से जोड़ा जाता है, जैसे आम, सेब, गुलाब, इनको ऐसे जोड़ सकते हैं। It combines desirable fruiting traits with disease resistance and vigor of root stock. ये वंचित फलन गुणों की जड़ की रोग प्रतिरोध क्षमता और सदृढ़ता से जोड़ता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखो, टिश्यू कल्चर ये होता है कोई भी एक प्लांट है उसका हेल्दी लिविंग टिश्यू लेकर के हम लेबोरेटरी में उसको उगाते हैं। एक टिश्यू से बहुत सारे प्लांट्स हम बनाते हैं और हेल्दी प्लांट्स बनते हैं, अच्छे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर होता है जिसे माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। माइक्रो यानी कि छोटा छोटा प्रबंधन, इसको टिश्यू कल्चर यानी कि लेबोरेटरी में हम बनाते हैं। उत्तक संवर्धन पोषक माध्यम एवं एक्स प्लांट का बांधे संवर्धन जिससे रोग मुक्त पौधे बनते हैं। इसमें कोई भी यानी डिजीज फ्री प्लांट्स इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। इट मल्टीपल्स क्लोनल प्लांट एट लार्ज स्केल, बहुत सारे क्लोनल प्लांट्स होते हैं यानी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स सेम वैरायटी के बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्केल में। वाइडली यूज ऑफ ऑर्चिड, बनाना, शुगर कैन एंड पोटैटो, जैसे वहाँ पर हमने देखा कि हमने शुगर कैन को कट किया था, राइट। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे किया था नोड एंड इंटर नोड के बीच का पार्ट, और हमने तब जाकर के वो एक यानी कि रेत के नीचे दबाया ज़मीन के अंदर, उस सॉइल के अंदर, उस तब हमने न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इसका एक हेल्दी टिश्यू हम ले लेंगे और लेबोरेटरी में फुल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इसको हर एक चीज़ इसको प्रोवाइड कराई जाएगी, और तब जाकर के एक टिश्यू से बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स फॉर्मेशन करेंगे। इट मल्टीपल क्लोनल प्लांट एट लार्ज स्केल, वाइडली यूज ऑफ ऑर्चिड, बनाना, शुगर कैन एंड पोटैटो। ये बड़े पैमाने पर क्लोनी पौधे बढ़ाता है। ऑर्चिड, केला, गन्ना और आलू में व्यापक उपयोग है इसका। देखो, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन कैसे होता है। देखो, टिश्यू कल्चर, स्टेराइल कल्चर ऑफ एक्स प्लांट ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री। इसमें डिजीज फ्री पौधे हम बनाते हैं। एक पौधे का एक भाग हमने ले लिया छोटा सा, उसको स्टेरिलाइजेशन किया यानी कि उसका रिमूव ऑल माइक्रोब्स किए। देन उसके बाद में हमने एक्स प्लांट इज प्लेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट अगार मीडियम अंडर द स्टेराइल कंडीशन। इसको न्यूट्रिएंट हमने प्राप्त कराए। देन देखा हमने कुछ टाइम बाद कि एक से हमारे इतने सारे हेल्दी प्लांट्स बन करके तैयार हो गए। ठीक है, यही होता है, और आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सेम है यही। ठीक है, एक टिश्यू लिया, एक टिश्यू की सेल्स ऐसे ग्रोथ करेंगी, डिवाइड होंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये बहुत सारी जगह से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, एयर लेयरिंग क्या होता है? एयर लेयरिंग इज अ मेथड वेयर रूट्स आर इंड्यूस ऑन अ ब्रांच वाइल इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट सेल। देखो, एक वो कोई भी प्लांट है, एग्जाम्पल में हम लीची का प्लांट्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट्स है वो ज़मीन से जुड़ा रहेगा, उसका सारी चीज़ें यानी स्टेम एंड लीफ सारी चीज़ें उसके पास होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसी में हमें दूसरा प्लांट भी जोड़ना यानी कि पाना है, हमको वहीं से एक और प्लांट लेना है, तो उसे हम एयर लेयरिंग बोलते हैं। एक रूट डेवलप यानी वंश जुड़े विकसित होने के बाद शाखा को काटकर अलग से रोप दिया जाता है, यानी कि अलग से उसको रोप दिया जाता है। एक शाखा है, उसको चारों तरफ से यहाँ से हम काटेंगे चारों तरफ से, और फिर उसमें हम कोकोनट वगैरह की छाले करके उसे जोड़ देंगे। किसकी मदद से? कोई भी दोनों साइड हम छल्ले लगा देंगे या किसी भी चीज़ से दबा देंगे जिस ताकि बाहर की हवा ना आए उसमें, और पॉलीथीन यानी किसी भी प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर देंगे। बेस्ट टाइम होता है इसका रेनी सीजन में, जल्दी ये उगते हैं। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। देखो, एक प्लांट है, ठीक है, अच्छी फल वाला है, हेल्दी है, मैच्योर ब्रांच है इसकी, ये लीची का प्लांट है।
ये क्या किया, एक रिंग हमने इसका बार के यानी हटाया और 1 से 2 सेंटीमीटर की लंबाई में रिमूव किया इस ब्रांच का। देन क्या किया, इसके चारों तरफ हमने IBA लगा दी, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड लगा दिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, इसका ट्रीटेड एरिया और रैप्ड जो एरिया था ये सब हमने बांध दिया, अच्छे से रैप्ड कर दिया। किसकी मदद से, कोकोनट फाइबर की मदद से, सार्गेनम मॉसेस एंड कोकोनट फाइबर की मदद से, और चारों तरफ इसके प्लास्टिक से हमने कवर किया ताकि प्रॉपरली फ्रॉम द बोथ एंड्स, दोनों साइड से हमने क्या किया, अच्छे से दबा दिया ताकि इसमें कोई भी माइक्रोब्स या बाहर की कोई भी चीज़ें हवा वगैरह अच्छे से ना लग पाए। देन कुछ वीक बीते और उसके बाद हमने देखा कि हल्की हल्की सी इसमें रूट डेवलप होने लग गई हैं। देन आफ्टर सम वीक हमने फिर देखा, इसमें नोटिस किया कि जो पोर्शन हमने रैप्ड किया हुआ था, बांधा हुआ था, वहाँ पर वाइल द ब्रांचेस रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल, रूट्स डेवलप हो गई हैं उस पेरेंट सेल पर जहाँ पर हमने वो बांधा हुआ था। देन हम क्या करेंगे, आफ्टर गुड रूट, जब अच्छी रूट्स आ जाएंगी, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, कट करेंगे और उस पोर्शन को हम दूसरी जगह सॉइल में शिफ्ट कर देंगे और न्यू प्लांट का हमारा वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको देखें और पढ़ें, और आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। तो बच्चों, मैंने इस क्लास में कवर किया है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मैं नेक्स्ट क्लास लेके आने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।